ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आखिरकार जैसा हम चाहते थे बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में प्रिंट पेपर हमको मिल ही गया। और अब आएगा मज़ा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक आंसर की बनाई थी तो आपने बहुत से प्रश्न भेजे थे, तो बहुत से बच्चे इतने कंफ्यूज थे स्मृति के आधार पे। तो सब नहीं, किसी कोई नहीं खा गया, किसी ने नहीं ज़बरदस्ती जोड़ दिया, किसी ने भी ऑप्शन आया नहीं वो भी ऑप्शन बता दिया। अब ये ऑथेंटिक आंसर की आपके पास मैं लेके आया हूँ। रात के 12 बजे हैं और हमारा तो वही है, बस रातों को जागना पड़ता है। और जब रातों को जागते हैं तो मंजिलें सामने होती हैं, ख्वाब सामने होते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस बात को जानते होंगे कि आपके सपने और हमारे सपने जुदा नहीं हैं, और निश्चित रूप से हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, अब तक मैं आपसे कहता आया था कि क्वालिटी और कंसेप्चुअल चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप भी इसको सबको शेयर करें। तो आप कहते थे सर हम नहीं शेयर नहीं करेंगे क्योंकि फिर बाकी लोग भी जो झुंड के झुंड जाते हैं ना उनके पास, तो फिर वो भी इधर आ जाएंगे तो हमारा कंपटीशन हो जाएगा। तो मैं आपको अब ये कहता हूँ कि ये तो आंसर की है, इसको तो शेयर करोगे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के हर बच्चे तक आप ये सॉल्यूशन पहुँचाएं। और ये आपके सर की आपसे एक डिमांड है, एक अनुग्रह है, एक गुजारिश है, एक इल्तजा है। तो उम्मीद करूँगा कि सब बच्चे जितने भी ग्रुप से मैं देखना चाहता हूँ, अच्छा मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे अपने अपने सर अपने अपने मैम की इतनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई मेरा बच्चा भी है क्या जो मेरा शेयर करता है। लेकिन मुझे आप कहीं नज़र नहीं आते। अब तक आप परीक्षा में व्यस्त थे, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने सर के लिए भी। और आज हर एक बच्चा इसको शेयर करेगा, जितने ग्रुप्स में आप जुड़े हो सब में शेयर करेंगे। और इस बुलंदी के साथ शेयर करेंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करेंगे कि हमारे सर की आंसर की है। तो मैं देखूंगा आप कितना शेयर करते हैं। ओके। और अब आपके लिए पेपर लेवल फर्स्ट वालों के लिए, और लेवल फर्स्ट वाले बच्चे आपको पता है हमें विशेष रूप से उनसे प्यार है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने खुद ने भी हमारी ज़िंदगी की शुरुआत शिक्षक भर्ती में लेवल 1 थर्ड ग्रेड से ही करी थी। और करी क्या थी, अभी भी हम एज ए शिक्षक छोटे छोटे बच्चों के साथ ही रहते हैं। चलिए साहब शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया था ध्यान से रोल नंबर वगैरह भरना है। और सबसे पहले आपको 1 से 30 तक वो मिलेगा। फिर आपको याद है हमने बोला था बहुत लंबी बुकलेट आने वाली है, मोर देन 80 पेजेस आएगी। इसमें उर्दू सिंधी पंजाबी क्या क्या हो सकता है वो सब आपको मिल रहा है ना। तो पन्ने पलटने में टाइम ज़ाया नहीं करना है, टिक लगाने में टाइम ज़ाया नहीं करना है। और हमने आपको एक क्लिप बताया था, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो फिर उस ऑप्शंस में देखिए ओड वन आंसर होगा। और ये इतना कारगर रहा है कि मेरे पास हज़ारों बच्चों के कमेंट्स आए कि सर 4 या 5 या 6 या 7 प्रश्न हमारे इसलिए सही हो पाए कि हमने इस बात को फॉलो किया कि 2 एक जैसे ऑप्शन अगर मिलें तो वो आंसर कभी नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। चलिए करते हैं आज के प्रश्न का सॉल्यूशन। सेक्शन फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 प्रश्न हैं, सारे प्रश्न करने थे। पहला प्रश्न देखिए, और पहला ही प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। 4 में से कौन सा गलत है, और नीचे नीचे कॉम्बिनेशन दिया है कौन कौन से गलत हैं कौन कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ईच चाइल्ड इज यूनिक। वास्तव में ईच चाइल्ड यूनिक होता है, और इसमें दे दिया कि नहीं, ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि हर बच्चा अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई साहब। दूसरा ऑप्शन देखिए, बच्चा एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। ए चाइल्ड डेवलप्स एज यूनिफाइड होल, होल के रूप में। तो आपको पता है ना, विकास का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये कहता है कि साहब विकास दरअसल एज ए होल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सी में, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। एनी प्रॉब्लम इन वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट द अदर्स। यानी विकास कोहिरेंट है, सुसंबद्ध है। याद है हर लोग का वो बेहतरीन स्टेटमेंट जो हमने आपको पता नहीं कितनी बार क्लासेस में डिस्कस किया है। तो सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होकर होल और समग्र रूप से विकसित होता है बच्चा, ये बात करेक्ट है। एक ऑप्शन है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। याद है, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल प्रोसेस। कितनी बार हमने क्लास में आपसे बुलवाया है, सीक्वेंशियल, ऑर्डरली। विकास पदानुक्रमिक है, श्रेणी क्रम में होता है। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब असत्य पूछा है तो केवल एक सही नहीं है, और वो है ए, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4D। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न अगर ध्यान से आपने हमारे लास्ट के 10 वीडियोस भी देख लिए होते तो शायद एक भी गलत नहीं होता। प्रत्यक्ष है आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या देखिए आप। ओके, दूसरा है, डैश तब होता है या होती है
जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। याद है आपको? वापस मैंने बोला था ना, हर लोग की ये परिभाषा है, इसमें से कितने भी प्रश्न आ सकते हैं, और ऐसा ही हुआ है। तो इसमें दो शब्द आए कि नहीं, प्रोग्रेसिव चेंजेस। याद है आपको? क्लासेस में बात करते थे प्रोग्रेसिव चेंजेस कौन से होते हैं, जो बेहतरी के लिए होते हैं, वो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। इसका मतलब डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव चेंजेस। और खास बात क्या है, ये अनुभव और परिपक्वता के कारण से होते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, परिपक्वता वंशानुक्रम है और अनुभव वातावरण है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण से जो परिवर्तन होते हैं हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, और वो सीक्वेंशियल होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको विकास बोलते हैं साहब। इसको क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। बाकी तीनों विकास के भाग हैं। सवाल नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? इनमें से कौन सी बचपन की, फिर वही बात है, बचपन पता नहीं क्या है, लेकिन हमको अर्ली चाइल्डहुड देखना था। अर्ली चाइल्डहुड, तो हमारे बच्चों ने निश्चित रूप से अर्ली चाइल्डहुड देखा होगा। अर्ली चाइल्डहुड 4 विशेषताएं हैं। पहली है प्री गेइंग एज, दूसरी है इमिटेटिव एज, तीसरी है क्वेश्चनिंग एज, चौथी है टॉय एज। ओके, प्राक्टोली आयु या अनुकरणीय आयु, या फिर सवाल करने की आयु, या फिर खिलौनों की आयु। तो देखो, ये अर्ली चाइल्डहुड की बात की जा रही है, बिफोर 6 की बात की जा रही है। हालांकि हम शेष अवस्था अर्ली चाइल्डहुड को सेम मानते हैं, और आंसर मैंने आपको बताया भी था कि अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी दोनों ऑप्शंस में आएंगे, तो हमको अर्ली चाइल्डहुड के साथ जाना है। पर ये दूसरे तरीके से सवाल पूछा गया है, विशेषताएं पूछी गई हैं। तो निश्चित रूप से गेइंग एज आपको याद है, बाल्यावस्था की बड़ी बात थी, और प्री गेइंग एज, प्री शब्द आते ही अर्ली चाइल्डहुड हो गया या शिशुअवस्था हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से इमिटेटिव अनुकरण भी होता है, इसी तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं, इसी तरह से इसको टॉय एज भी बोलते हैं। तो इसमें मिलना चाहिए बोनस, ये हर बार होता है। फिर भी अगर जिद कर ले एग्जामिनर किसी एक के साथ जाऊंगा, तो प्राक्टोली तो वो जा ही नहीं सकता, अनुकरण भी होता है, जा ही नहीं सकता, सवाल भी करते हैं बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में, जा ही नहीं सकता। खिलौने, टॉय एज एक्चुअली शिशुअवस्था की बड़ी बात है। पर अगर मान लो वो इस कंफ्यूजन में रह जाए कि शिशुअवस्था और अर्ली चाइल्डहुड को अलग अलग कर दे, तो फिर वो हो सकता है वो खिलौनों की आयु के साथ जा सकता है, ठीक है ना। पर मैं बोनस की बात ही करूंगा, हो सकता है आपको इसमें बोनस मिले। ओके, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, द नेचर एंड नर्चर। याद है नेचर नर्चर कितनी बार आपसे बुलवाया हमने क्लासेस में? मैं बहुत से लोगों की वीडियोस देखता हूँ जो कहते हैं साहब हमने बताया वंशानुक्रम। मैं उनको बोलता हूँ वंशानुक्रम आपने क्या बताया? आपने कभी ज़िंदगी में नर्चर शब्द बोला है? और कभी बोला है आपने? तो आप ये बच्चों को बता पाने में सक्षम हुए हैं कि नर्चर क्या है? क्या कभी आपने प्रकृति को, इस पेड़ पौधों वाली प्रकृति से हट के ह्यूमन की प्रकृति की बात करी है? मेरे ख्याल से नहीं करी होगी। लेकिन फिर भी चलो, जो भी है, सबने मेहनत की आपके लिए, उनकी मेहनत भी कामयाब हुई है अभी तो, क्योंकि जब नेक्स्ट एग्जाम्स आएंगी तब पता लगेगा कौन कितने पानी में है, और आपको तो ये कॉमन सेंस रखना ही रखना पड़ेगा। चलिए साहब, तो नेचर और नर्चर की डिबेट, प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है? प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? लड़ाई वही है। प्रकृति का मतलब वातावरण नहीं है, बल्कि अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है। प्रकृति का मतलब वंशानुक्रम है, तो अनुवांशिकता। पोषण, पोषण का मतलब वातावरण है। पोषण का मतलब आपने कितना, अब कहते हैं ना कुपोषण का शिकार है, तो कुपोषण का मतलब कितना खाया पिया, वो तो है ही, साथ में उसको कितना प्यार मिला, कितनी नफरत मिली, कितना स्नेह मिला। इसका मतलब पोषण है, नर्चर है वातावरण, और नेचर है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों होंगे। किससे संबंधित है? देखो यहाँ पे वातावरण ठीक है, व्यवहार वातावरण, दोनों व्यवहार। मैंने फिर आपको एक बात बोली थी कि मेरा क्लू याद है आपको? क्लू ये था कि एक जैसे दो ऑप्शन कभी आंसर नहीं होंगे। यहाँ पे देखो, व्यवहार भी वातावरण है और वातावरण भी वातावरण है, या वातावरण भी वातावरण है और पालन पोषण भी वातावरण है, लिहाजा ये हो ही नहीं सकते। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिकी एवं वातावरण, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। कितना बेहतरीन सवाल है, सारे ही ऐसे हैं और हर बार ही ऐसा होता है। चलिए पांचवा प्रश्न, आईक्यू। आईक्यू ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130, 140, 55 या 120। तो सही जवाब आ गया 140, 140। हालांकि करोड़ एंड करोड़ 130 भी बोला है, पर हम यहाँ जाएंगे 140 के साथ। हमारी टेबल याद है ना आपको? जीनियस, इडियट याद है, एम्बेसिल, मोरॉन, प्रतिभाशाली 140। 6 नंबर का प्रश्न देखें, और वो क्या है? 6 नंबर का प्रश्न देखिए, स्कूल्स शुड केटर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, यानी स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों?
पहला है मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, यानी प्रत्येक छात्र अपने आप में विशिष्ट महसूस करे कि मैं स्पेशल हूं। दूसरा, छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए। चौथा, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो बोलिए, बहुत लोगों ने कंफ्यूज किया होगा आपको। देखो, प्रत्येक छात्र विशिष्ट है, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। हालांकि अंतर कम करने के लिए भी बात सही है, पर इंडिविजुअल अंतर कम करने के लिए बात अपने आप में गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अंतर पैदा करता है, ठीक है ना। प्रदर्शन को नहीं जानना तो अपने आप में गलत हो ही गया, बचे दो, 1 और 4। तो ध्यान रखना, प्रत्येक छात्र विशिष्ट है, ये बात गलत नहीं है, पर प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाना, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल फील करे, दैट्स नॉट परफेक्ट, ये सब बात सही नहीं है। इस बात को जानना ही तो हमारा ध्येय है कि वो क्यों नहीं सीख पा रहा, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर ऐसी, यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चौथे के साथ जाएंगे हम, ये समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, क्यों नहीं सीख पा रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एलडी तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है। तो सही जवाब मेरे हिसाब से, हालांकि फाइनल आंसर की बोर्ड देगा, मैं आपको फिर बता दूं, तो हो सकता है 1-2 इधर उधर हो भी जाए, पर संभावना इसकी बहुत कम रहती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं। और मैं क्या, मेरे बच्चे भी इसके आंसर ऐसे लगाएंगे। मेरे बच्चे कौन है, आप लोग ही तो हैं, बस वो वादा निभाना है आज आपको। ओके, 7वां, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75। मेरे लास्ट के अगर 10 वीडियो भी आपने देखे हैं तो सेम ये सवाल मैंने आपको कराया है, उसमें एनसीईआरटी कंप्लीट में। 16 साल, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स मतलब 16 साल का है वो, तो 16 साल उसकी वास्तविक आयु है। स्कोर 75, IQ 75 है, तो मेंटल एज MA कितनी होगी साहब, 8 होगी कि 14 होगी कि 15 होगी कि 12 होगी, आपको याद है। IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100, तो IQ तो इसमें दे दी 75। 75 इक्वल्स MA आपको पता करनी है, X वास्तविक आयु आपको दे दी 16 इंटू 100, इनको आप काटेंगे तो पता लगेगा साहब 4, 25, 75, सही जवाब आ जाएगा 12 वर्ष। सही जवाब आ जाएगा 12 वर्ष, क्या आ जाएगा 12, क्योंकि 12/16 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 75। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। ईच पर्सन्स वर्क, अच्छा, आप इनमें से बहुत चीज़ें सीख भी सकते हैं, पुराने पेपर देखना उनका। मैं भी इसके बाद सारे सोल्यूशन करवाने वाला हूँ ताकि आपकी और बेहतर अप्रोच बने। लेकिन हम भी वादा तभी निभाएंगे जब आप अपना वादा निभाएंगे, नहीं तो हम अपने ऐप पे ही करेंगे सारा काम। क्यों हम फ्री में यूट्यूब पे करेंगे, कि जब आपको ही मोहब्बत के दस्तूर नहीं पता तो फिर हम क्यों एक तरफा उसमें जिए। चलिए, ईच पर्सन्स वर्क इज रिफ्लेक्टेड ऑफ सर्टेन एबिलिटीज़, यानी बुद्धि या एबिलिटीज़ बहुत सी होती है, ठीक है ना। पर खास बात क्या है, इन परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर टास्क, कोई विशेष कार्य हम अगर करें तो ए पर्सन सेलेक्ट्स वन ऑफ हिज मेंटल एबिलिटीज एज ए मॉडल। ओके, कितनी शानदार बात की है कि तो फिर क्या होता है कि कोई एक, हमारे पास है बहुत सी एबिलिटीज, पर किसी एक खास काम को करने के लिए हम किसी खास एबिलिटी को चुनते हैं और वो सैंपल होता है, प्रतिदर्श होता है। तो सैम्पलिंग थ्योरी नन अदर देन थॉमसन। सही जवाब क्या आ जाएगा इसमें, थॉमसन। याद है ना आपको थॉर्नडाइक बहुतत्व सिद्धांत, मैंने इंग्लिश के वर्ड्स आपको बताए थे, याद करना। थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर, गिलफोर्ड आपका 3 डायमेंशनल, और थॉमसन सैंपलिंग थ्योरी। तो प्रतिदर्श या नमूना या चयन, ऐसा कोई भी नाम है, थॉमसन के साथ हम जाएंगे। 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक, पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है इंटरव्यू, चौथा है थेमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट। तो एक जैसे हैं सब, निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार। सही जवाब है TAT, मॉर्गन मूरे ने जो दिया ना, पता है TAT पे सब में प्रश्न आया है। तो TAT थेमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें स्टोरी सुनानी होती है, लिखनी होती है। मॉर्गन मूरे 30 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, 1 टाइम 20 दिए जाते हैं, 10 बड़ों के लिए और छोटों के लिए CAT था। ओके साहब, चलिए, तो TAT राइट आंसर हो गया ना। प्रोजेक्टिव TAT, प्रोजेक्टिव में स्पष्ट उद्दीपक होता है। 10वां प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। कितनी बार, लड्डू क्वेश्चन, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। हाइपर एक्टिविटी होती है कि लो कॉम्प्रिहेंशन होता है। लो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कम समझ में आना,
या कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है अभिसारी चिंतन, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन, तो हर बच्चा करके आएगा इसको अपसारी चिंतन। अच्छा, पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनके जिनके बच्चे ना भीड़ की तरह फॉलो करते हैं, पर वो बच्चे भी चलो उनके जैसे ही हैं, ओके बढ़िया है सब, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी अपनी तरफ भी आ जाते हैं। वो तो कहते हैं सर पिछली बार तो परीक्षा में बोला था कि साहब गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता का संबंध अभिसारी चिंतन से बताया था। तो मैं उनको क्या जवाब दूँ, हालांकि मैं उनको सही जवाब देता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं होता। ओके, पर आपको समझना है क्योंकि आप तो हमारे बच्चे हो, तो सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, ओपन एंड है, बहुविध चिंतन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो इसका जवाब हो गया अपसारी चिंतन। 11th 11वां प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट्स एडजस्टमेंट, इनमें से कौन सी एक स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, तीव्र चिंता, एक्यूट एंजाइटी, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, ऑब्सेसिव, जुनूनी मतलब ऑब्सेसिव है, जाता ही नहीं वो दिमाग से, बार बार पकड़े रहता है उसको, ऑब्सेसिव थॉट ऑफ गिल्ट, गिल्ट का ऑब्सेसिव थॉट है, या फिर फियर ऑफ इलनेस, बीमारी का डर है, या फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। देखो इंग्लिश के वर्ड्स कितने ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फिर मेरा क्लू याद करें आप, यानी चिंता, बीमारी का डर और अपराध बोध तीनों एक जैसे, ये मुक्ति तो एक में ही है साहब, और समायोजन तो मुक्ति दिलाता है। पता है ना, समायोजन प्रसन्नता दिलाता है, कुप्पू स्वामी, क्योंकि संवेगात्मक दबाव और तनाव दूर करता है। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। चलिए नेक्स्ट 12th 12वां प्रश्न देखिए, साइन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड आर मोर देन वन, इसमें एक से ज़्यादा है। प्रतिभाशाली बालक के कौन से लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, कैसे शब्द हैं, अभिव्यक्ति में नव्यता, नवीनता, सृजनात्मक बालक की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी बात है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तीसरी बात है वार्तालाप, प्रियता, एक्टिवनेस। चौथी बात है अति सक्रियता, हाइपर एक्टिवनेस। तो प्रतिभाशाली में कौन से लक्षण होंगे, और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं 1 और 4, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4। तो देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बात तो नहीं है, आप क्लू ले सकते हैं, बातचीत करने वाली, ज़्यादा बात करने वाले तो कुछ नहीं होते ना, तो ये 3 तो आएगा ही नहीं। 3 जहाँ भी उसको कट कर दो, ये कट हो जाएगा, और 3 किस्में। चलो अब बचे क्या, एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अच्छी बात है, जिज्ञासा सृजनशील बालक में भी होती है, हालांकि गिफ्टेड जो चाइल्ड है ना उसमें बहुत से बच्चे हो सकते हैं, तो सृजनात्मक बच्चे को भी गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं ना। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे टैलेंटेड, गिफ्टेड, ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ध्यान रखना इन बातों का। जिज्ञासा एक अच्छी बात है। अब आप देखें साहब, आराम से आपका आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा मतलब दो, दो किस में है, दो पहले में दो है ही नहीं, इसका मतलब पहला भी नहीं हो सकता। अब बचे बी और सी, बी में 1 और 2 दे रखा है, सी में 2 और 4 दे रखा है। हालांकि अभिव्यक्ति में नव्यता सृजनात्मक बालक की विशेषता है, तो वो गिफ्टेड की विशेषता हो सकती है, अच्छी बात है, खराब नहीं है बात। और अति सक्रियता, अति सक्रियता खराब भी है और अच्छी भी है, दोनों चीज़ों में आपको फैसला करना है कि आप किसके साथ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिज्ञासा किस में आ गई, जिज्ञासा आ गई बी में और सी में। बी में जिज्ञासा के साथ अभिव्यक्ति में नव्यता दे रखी है, और सी में जिज्ञासा के साथ अति सक्रियता दे रखी है, ठीक है। तो बोर्ड दोनों में से किसी एक आंसर को मानेगा, दोनों में से किसी एक आंसर को मानेगा, क्योंकि सक्रियता तो अच्छी बात है, अति सक्रियता कई बार नेगेटिव सेंस में ली जा सकती है। अगर ये हालत हुई तो फिर आंसर आ जाएगा 1 और 2। क्या आ जाएगा, 1 और 2। लेकिन बोर्ड में बैठे बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं जो कि बहुत बार, मतलब जिस जिस मोटो से उन्होंने प्रश्न बनाया है उसके हिसाब से अगर वो जाएं तो फिर वो 2 एंड 4 के साथ भी जा सकते हैं। मैं यहाँ दोनों उत्तरों के साथ जाऊँगा, जिन बच्चों ने बी किया है वो भी पूरी उम्मीद रखें, और जिन्होंने 2 और 4 किया है वो भी पूरी उम्मीद रखें। 12th 13, क्योंकि फाइनल आंसर की बोर्ड की होगी, ठीक है ना। 13वां, हु गेव द फॉर्मूला ऑफ IQ रिटन बिलो, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, किसने दिया, विलियम स्टर्न, टर्मन, बिने, गाल्टन। गाल्टन यूजेनिक्स, बिने बुद्धि परीक्षण के जनक। टर्मन और स्टर्न की लड़ाई होती है साहब। अगर ऐसा पूछ लें बुद्धि लब्धि शब्द पहली बार किसने दिया, तो विलियम स्टर्न 1912 जर्मन ने दिया, लेकिन प्रसिद्धि दिलाई थी 1916 में SB टेस्ट में अमेरिका में लेविस टर्मन ने। अगर पूछ लें बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो वापस विलियम स्टर्न का नाम आएगा।
लेकिन टर्मन ने प्रसिद्धि दिलाई और संशोधन किया। गुणा सो वाली बात टर्मन ने करी थी। मुझे बहुत से बच्चों ने पहले पूछा था कि सर बुद्धि लब्धि शब्द तो पहले स्टर्न ने दिया था और टर्मन ने संशोधन किया था, पर बुद्धि लब्धि सूत्र पहले टर्मन ने दिया था और स्टर्न ने संशोधन दिया था। आप सोचिए उनका कॉमन सेंस और उनके पढ़ाने वालों का कॉमन सेंस। यानी बुद्धि लब्धि शब्द भी पहले स्टर्न ने दिया था और बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पहले स्टर्न कोलमान ने दिया था, लेकिन संशोधन दोनों में ही किसका हुआ? 4 चांद दोनों में किसने लगाए? टर्मन ने लगाए। और यहाँ 4 चांद 100 वाली बात पे लगा था। अगर गुणा 100 नहीं होता तो आंसर होता विलियम स्टर्न, लेकिन गुणा 100 है तो आंसर आएगा लेविस टर्मन। तो मेरे बहुत से बच्चे जो टर्मन करके आए हैं वो निराश ना हो गया आपका जवाब सही। ओके, 14th 14वां प्रश्न 14th, और इसमें है क्या है? इसमें Ravi's intelligence test indicates that he is in category average to above average of intelligence। यानी रवि का बुद्धि परीक्षण ये बताता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। यानी एवरेज और हाई एवरेज आईक्यू है उसकी, पहली बात। दूसरी बात, हाउएवर हिज ग्रेड्स इन रीडिंग, पढ़ने में, स्पेलिंग, सोशल साइंस और साइंस आर वेरी लो। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? पढ़ने में है साहब, वर्तनी में है साहब, वर्तनी का संबंध पढ़ने से हो गया, सामाजिक विज्ञान में है साहब, इंटरेक्शन में है साहब, कम्युनिकेशन में है साहब, और साइंस में है साहब। फिर वापस एक सूचना दी है, गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। इसका मतलब मैथ्स ग्रेड्स आर क्वाइट हाई, मैथ्स में बढ़िया है, और साथ में लेखन कौशल में अच्छा है, साथ में राइटिंग स्किल्स भी उसकी एडिक्वेट है, परफेक्ट हैं, बढ़िया है। रवि में क्या संभावना है? तो कितने क्लू दे दिए उसने। राइटिंग स्किल में बढ़िया है, इसका मतलब डिस्ग्राफिया नहीं हो सकता। डिस्ग्राफिया है ना इसमें से, डिस्ग्राफिया नहीं हो सकता क्योंकि डिस्ग्राफिया मोटर स्किल से संबंधित है और राइटिंग स्किल मोटर स्किल है, सूक्ष्म गामक कौशल है, पता है ना आपको। तो डिस्ग्राफिया नहीं होगा। गणित में बढ़िया है तो डिस्कैलकुलिया भी नहीं होगा। डिस्फेजिया, बोलने संबंधी विकृति, लड़ाई डिस्फेजिया और डिसलेक्सिया में है, ध्यान रखना। अब खास बात देखो इसमें, रवि का आईक्यू लेवल और लर्निंग डिसेबिलिटी में कोई सकारात्मक संबंध जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है, सवाल क्या है, ढंग से समझना है इस बात को कि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में गड़बड़ है उसके। तो पढ़ने में गड़बड़ है तो डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है ना। अब डिस्फेजिया केवल बोलने संबंधी है। अब यहां ध्यान देंगे आप, डिसलेक्सिया एक बड़ा टर्म है, जिसमें अम्ब्रेला टर्म है एक तरीके से, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, और इसका आंसर भी आएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मेरे ख्याल से हर बच्चे ने जवाब सही किया होगा। ओके, 15th, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी है? तो स्किनर की इस परिभाषा को कौन नहीं जानता? याद है आपको, हमने बताया था शेपिंग एंड चेनिंग। यानी स्किनर कहते हैं कि साहब व्यवहार को टुकड़ों में बांटकर सुधारा जाना चाहिए, और टुकड़ों में बांटकर व्यवहार एक इसको इतनी एक्टिविटी को हमने सुधारा, ठीक है ना। फिर आगे वाली, फिर आगे वाली, फिर आगे वाली, ये चेन बनाई, शेपिंग एंड चेनिंग। इसका मतलब व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य ही तो कर रहा है, और सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, सामंजस्य की एक चेन है, सामंजस्य की एक श्रृंखला है। बात समझ में आई? ये स्किनर की परिभाषा है। 16वां प्रश्न, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। ओके साहब। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया, गलती निकाल दी उसने। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण, या फिर शून्य स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर की पॉजिटिव ट्रांसफर की बाइलेटरल ट्रांसफर की जीरो ट्रांसफर। देखो ध्यान दो, इसका एग्जैक्ट अगर ये ऑप्शन में नहीं है पूछा जाए तो ये दरअसल होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अगली परीक्षाओं के लिए ध्यान रखना, क्षितिजीय अंतरण होता है। स्कूल में सीखा, घर पे आके यूज किया, स्कूल में सीखा, मार्केट में यूज किया, तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है नहीं, और हॉरिजॉन्टल दरअसल पार्ट है पॉजिटिव ट्रांसफर का, तो इसका जवाब आ जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। ये तो हर बच्चे ने किया। नेक्स्ट, 17 का प्रश्न देखिए, टू ऑपोजिट डिजायर्स। अब देखो किस तरह से एक दूसरे, चारों शिफ्ट में जो पेपर प्रश्न आए ना, तो आप खुद अब अगर किसी ने अभी चारों पेपर का एनालिसिस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एक का करवाया, मैं दूसरे करवा रहा हूँ, बैक टू बैक फिर आ रहा है, तो जो लेवल 1 के बच्चे हैं वो लेवल 2 वाले जरूर देखना, क्योंकि आपकी इतनी सारी यहीं पे थोड़ी है। आपको तो अभी मेन एग्जाम तो देनी है, और साइकोलॉजी वहाँ कमाल करेगी निश्चित रूप से करेगी।
तो आपको सबको वो मेरे तीनों वीडियोस भी देखने हैं। एक आप में एक अप्रोच आएगी, आपको चीज़ों को समझने का एक तरीका डेवलप होगा, और वही कमाल करेगा साहब, वही मेन बात है साहब। क्योंकि हम आपको बताते हैं ना, शब्दों से खेलना सिखाएंगे हम आपको। आपको समझ लेना है कि क्या पूछ रहा है, और आपको समझ लेना है कि वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टू अपोजिट डिजायर्स, दो विपरीत इच्छाएं हैं साहब एक समय, तो दो विपरीत इच्छाएं होंगी तो उसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट, उसको बोलेंगे द्वंद्व। क्या बोलेंगे उसको? द्वंद्व। याद है ना आपको? उपागम 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 परिहार। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट? पुनर्बलन का सिद्धांत कौन सा है? हल्का तो नाम ही नहीं है साहब। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ इनसाइट? तो सही जवाब हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। याद है, हम स्किनर की आपको 4 ही बात लिखवाते हैं, उसमें से एक ये लिखवाते हैं कि स्किनर का सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, क्योंकि स्किनर कहते हैं कि साहब वांछित व्यवहार उचित पुनर्बलन द्वारा स्थायी किया जा सकता है। तो स्किनर के सिद्धांत का ही नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ओके, नेक्स्ट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, पहले मैं हिंदी में बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक, आपको पता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन की हम कितनी बात करते हैं साहब, आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। पहला है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, बात अच्छी है, जिससे वे अपने माता पिता से उपहार पाले। तो कारण बाहर है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, वो नकारात्मक होती है। कारण अंदर है तो फिर वो सकारात्मक है, इंट्रिंसिक है। तो यहाँ तो कारण बाहर है साहब, गिफ्ट लेना है उसको। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वे टीवी देखेगी। टीवी देखने के लिए वो ऐसा कर रही है, तो कारण बाहर है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में पहला स्थान पाना चाहती है, तो कारण बाहर है। मेघा अपने प्रोजेक्ट पे काम के विभिन्न सोर्स तलाश रही है, क्योंकि नई जानकारी प्राप्त करने में इंटरेस्ट है साहब, रुचि रखती है। केवल एक शब्द आया, रुचि, और आपका आंसर हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 20वां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी? किसने लर्निंग थ्योरी को प्रोपाउंड नहीं किया, नहीं दिया, प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, या फिर बीएस ब्लूम? तो हम सब जानते हैं बीएस ब्लूम टेक्सोनोमी के लिए मशहूर हैं। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, इनका पूरा नाम भी परीक्षा में कभी पूछा गया था आपको 3rd ग्रेड में। बाकी तीनों ने तो दिए हैं साहब, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलर ने दिया है, स्किनर ने दिया है। 21वां प्रश्न, ओके, हिंदी में देखो आप। बार बार 21वां प्रश्न देखिए हिंदी में, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए, ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारी सारे प्रश्न हमारी बुक में है, ठीक है, हम आपको एक एक पेज नंबर बता सकते हैं इसके। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहा जाता है। ये क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम, ध्यान रखना, शब्दों से खेलना है, शब्दों से समझना है। यानी प्रश्न में क्या कहा गया है कि बच्चों के लिए बार बार पुरस्कार पाओ साहब, ठीक है, इनाम, पुरस्कार, बोलिए आंतरिक की बाह्य, बाह्य प्रेरणा होती है। दंड से बचना, ये भी बाह्य है, दोनों नकारात्मक है। तो बाहरी अभिप्रेरणा की बात हो रही है इसमें, बाह्य एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है। पहली बात तो ये समझनी है। ओके, अब ऑप्शंस के साथ किसके साथ ये बात मैच होती है? तो पहला है, इससे क्या होगा, उनकी बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। क्या इससे बाहरी प्रेरणा कम हो रही है? दंड और इनाम से बाहरी प्रेरणा कम करने की बात हो रही है कि बाहरी प्रेरणा को बढ़ाने की, या बाहरी प्रेरणा की बात हो रही है? बाहरी प्रेरणा की बात हो रही है, सब तो कम कैसे हो सकता है? नहीं होगा। समझे मेरी बात? यानी ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि सजा, पुरस्कार, फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट छोड़ दें, पनिशमेंट और प्राइज मान लो, पुरस्कार मान लो, दंड मान लो, दंड और पुरस्कार दोनों बोलिए आंतरिक प्रेरणा है कि बाह्य? तो बाह्य है। और ये कह रहा है ऑप्शन कि ये तो बाह्य प्रेरणा को कम करता है, मतलब आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। क्या दंड और पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते हैं? नहीं। दूसरा है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते हैं, ये आ गया ना। उनकी क्या दंड और पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते हैं? नहीं। या दंड पुरस्कार की जगह रुचि, अनुभव या कुछ और होता तो बात अलग होती। अब आप देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। पहला ऑप्शन क्या है, उन, मैंने, काश 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 आप मेरी बातों को फॉलो करें। पहला ऑप्शन है उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, और दूसरा आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। तो बोलिए दोनों बातें एक जैसी हुई कि नहीं हुई? हुई। और जो दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं वो कभी भी आंसर नहीं होते। तीसरा है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने, क्या बात है,
लक्ष्य प्रदर्शन यानी जो गोल है, मंजिल है, बाहर है, उसके बजाय महारत हासिल करने, मास्टरी हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या बाह्य अभिप्रेरणा बच्चों को मास्टरी के लिए प्रेरित करती है, या फिर इनाम के लिए, या फिर गोल के लिए, या फिर लक्ष्य के लिए? जवाब है बाहरी तो लक्ष्य के लिए। जैसे एक प्रश्न आया था ना कि साहब मेडिकल की में प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है, आप में से बहुत से मासूम बोलूंगा मैं उन बच्चों को जो कह रहे थे सर ये तो आंतरिक प्रेरणा है, उसको मजा आता है। तो मैंने उनको बोला था किससे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, खुद डिसाइड करो तुम। कारण बाहर है, मेडिकल में प्रवेश लेना है, तो आंतरिक प्रेरणा कैसे हो सकती है, वो तो बाह्य है। सेम वही वाली बात यहाँ पे दे दी ना, प्रूव कर दिया इसने, मोहर लगा दी हमारी बात पे कि साहब लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने, यानी ये तो आंतरिक प्रेरणा की बात है। जबकि ऊपर तो क्या बोल रहा है, बाहरी बोल रहा है ना, बाहरी प्रेरणा है। इसमें बाहरी प्रेरणा कौन सी, उस बात की बात है, यही ऑप्शन राइट माना जाएगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, बाहरी प्रेरणा को कम करता है। क्या ये बात बाहरी प्रेरणा को कम करती है? नहीं। आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाती है? क्या बढ़ाती है? नहीं। तीसरी, महारत हासिल करने के प्रति ध्यान तो आंतरिक प्रेरणा से मिलता है, लक्ष्य की तरफ बाहरी का मिलता है। तो यहां बाहरी प्रेरणा की बात है, और इस ऑप्शन में कह रहा है कि लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं देता, वो तो महारत हासिल करेगा। इसका मतलब ये आंतरिक, तीसरा ऑप्शन आंतरिक प्रेरणा की बात करता है, जो गलत है। चौथा ऑप्शन बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। प्राकृतिक रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाता कौन है? आंतरिक प्रेरणा। और कम कौन करता है? बाह्य प्रेरणा। और सवाल में यही पूछा है कि साहब बाह्य प्रेरणा से कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत से लोग आप देखेंगे हमारे वीडियो के बाद अपना आंसर चेंज कर देंगे, पर कोई बात नहीं, आप समझ लो। बस हम तो यही चाहते हैं कि आप समझ लो, आप, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे बच्चे हैं, आपकी ज़रूरत है मेरे को। याद रखना, ये सॉल्यूशन आप जितना शेयर करेंगे उतना हम आपको प्यार करेंगे। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिक्रीज करता है। ये डिक्रीज क्यों करता है? देखो सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते आप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यानी पुरस्कार खराब है कि दंड और पुरस्कार खराब है कि अच्छे हैं? पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों ही खराब हैं साहब, क्योंकि बाह्य हैं, तो ये डिक्रीज करेंगे इंटरेस्ट को। ऑप्शन नंबर 4 डी राइट आंसर है। चलिए 22वां प्रश्न देखिए। अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009, वर्किंग आवर्स पर वीक, ये तो मेरे ख्याल से सब ने कर दिया, 45 घंटे होंगे साहब तैयारी के साथ। 23वां देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट? उत्तम परीक्षण, पता नहीं कितनी बार हमने आपको बोला है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, व्यापकता साथ साथ चलते हैं, तो कौन अलग है? अभिक्षमता अलग है, एप्टीट्यूड अलग है। 24वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम? यानी शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो और कौन होगा? बच्चा होगा साहब, चाइल्ड होगा। ओहो, आज रात को कुत्ते भी बोल रहे हैं, आपने सुना होगा गांव में। चलिए 25th। शेयर भी ऐसे बोलते हैं, कुत्ते भी ऐसे बोलते हैं, हालांकि इसको खराब माना जाता है, पर एक 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 नेचुरल चीज़ें हैं। पेवलोव तो इन चीज़ों को बदलते हैं ना, कि साहब कभी कभी कुत्ता बोलता है और आपको गुड न्यूज़ मिलती है, इसका मतलब आपका अनुबंध बन गया साहब, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये ट्रेडिशंस हैं, अंधविश्वास हैं, इनमें कोई बिलीव नहीं कर रहा है। ओके, 25वां प्रश्न है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करें? व्याख्यान सुने? कभी नहीं होता ये तो। चिंतनशील शिक्षक, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव टीचर। टीचर कोई बेवकूफ़ टीचर नहीं है, वो टीचर जो सोचता विचारता है, हर चीज़ पे ध्यान देता है। वो क्यों कर रहा है ये काम कि बच्चे उसके लेक्चर सुने? नहीं। कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले लें? ये भी खराब बात है। कक्षा कक्ष में अनुशासन, हमने आपको बताया ना कितनी बार, अनुशासन, पाठ्य पुस्तकें, बाउंड्री, समय, ये सब खराब हैं। अच्छी चीज़ें तो ज़िंदगी से जुड़ना है, अच्छी चीज़ें तो अनुभव से जुड़ना है, अच्छी चीज़ें तो सहजानुभूत अनुभव बच्चों के जो हैं उनको उनको बढ़ाना है, हालांकि उनको इनकाउंटर करना है। अच्छी चीज़ तो बच्चों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसको बढ़ावा देना है। अच्छी चीज़ें तो बच्चे को खुद को एक्टिव करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन देना है। अच्छी चीज़ तो ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी है। अच्छी चीज़ तो पीयर टीचिंग है। अच्छी चीज़ तो कोलेबरेटिव लर्निंग है। अच्छी चीज़ तो क्या क्या बोलूँ। चलिए, तो चिंतनशील कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है? व्याख्यान की बात नहीं करता, खराब है। अनुशासन भी खराब है। सही तो, खराब का मतलब मैं जो क्लू देता हूँ उसके हिसाब से खराब है, वैसे कहीं अनुशासन भी काम का हो सकता है।
छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को, तो जहां भी इंटरेक्शन मिले, ये शब्द हैं। इवन मैं अभी मेंस एग्जाम के लिए मैं आपको आपको 100 वर्ड्स दूंगा। आप देखना कि आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं 150 प्रश्नों में वो 100 वर्ड्स आपको 20% सही करवा देंगे। अभी मैंने केवल एक क्लू दिया था मात्र आपको, उस क्लू से जाने कितने बच्चों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। ओके, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ये राइट आंसर है। ओके मेरे लेवल के छोटे छोटे बच्चों, चलिए लेवल 2 वालों को भी ये सुनना है। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च मीन्स ए लॉन्गिट्यूड रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। पूछ लेना वो लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ए रिसर्च इनिशिएटेड टू सोल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या फिर सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है। तो अनुदैर्ध्य अनुसंधान क्या होता है जानते हैं आप? एक ही बच्चे का, एक ही समूह का बहुत वर्षों तक अध्ययन करना, जैसे कि टर्मन ने किया था प्रतिभाशाली 1500 बालकों का बहुत सालों तक, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। और एक ही समय में अलग अलग बच्चों या समूह का अध्ययन करना क्रॉस सेक्शन होता है। याद है ना आपको? तो ये अनुदैर्ध्य अनुसंधान, लंबा अनुसंधान नहीं साहब। क्रियात्मक अनुसंधान तो लंबे अनुसंधान की बात नहीं करता। लंबा अनुसंधान तो कौन सा था पता है ना आपको? वो तो था आपका मौलिक अनुसंधान, वो तो था परंपरागत अनुसंधान। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक आर्थिक उद्देश्य भी गलत। अब बचे 2, या तो अप्लाइड रिसर्च है एक्शन रिसर्च, या फिर तत्काल समस्या का समाधान मिले। तो दोनों ही बातें सही हैं। एक्शन रिसर्च में तत्काल समस्या का समाधान होता है साहब, और एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च भी है साहब। अब सवाल उठता है बोर्ड किसको मान ले? आप पूछेंगे सर आप कौन सा मानेंगे? तो हम तो वही वाली बात है याद करें, जब 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 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने एजुकेशन विदाउट बर्डन दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन दिया था, बिना बोझ के शिक्षा, और सीटेट में प्रश्न आया था साहब बिना बोझ के शिक्षा का क्या अर्थ है? तो बड़ी बड़ी फैकल्टीज ने जवाब उसका करवाया था, बस्ते का बोझ कम कर देना। हमने कहा था बस्ते का बोझ तो छोटी सी बात है, इंसान सहन कर लेगा, फिजिकल कष्ट तो सहन कर लेगा, लेकिन जब मन पे गुजरेगी तो क्या होगा? तो हमने बोला था बस्ते का बोझ कम करना, हालांकि गलत नहीं है पर एक छोटी सी बात है। सही और बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात तो है तनाव मुक्त शिक्षा, जो कि वहां पर राइट आंसर माना गया था। सेम वही वाली बात हम आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि जवाब दोनों सही है। तत्काल समस्या का समाधान मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सामान्यकरण नहीं होता, कोई दो राय नहीं है। परिकल्पना का निर्माण होता है, कोई दो राय नहीं है। आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करते इसमें, लेकिन ये अप्लाइड रिसर्च भी तो है। और अप्लाइड रिसर्च अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि उसमें तत्काल समस्या का समाधान शामिल हो जाता है। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, और मुझे लगता है आप में से लगभग बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है। तो उनकी भी उम्मीदों को मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बोर्ड है, बी भी मान सकता है और सी भी मान सकता है। ओके, 27वां प्रश्न देखिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर, कितनी बार बोला है? फैसिलिटेटर होता है टीचर, तो क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। परमिसिव, अथॉरिटेटिव, डिक्टेटोरियल कभी नहीं होता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक अनुमोदक, आधिकारिक, सुविधा, तानाशाह या सुविधादाता में सुविधादाता होता है। याद है आपको? फैसिलिटेटर बोला है हमने आपको, उत्प्रेरक बोला है, शिक्षक सुविधा प्रदाता है, सरलीकर्ता है, सहज करता है। अनुदेशक कभी नहीं होता, आधिकारिक कभी नहीं होता, तानाशाह तो हो ही नहीं सकता। तो सही जवाब है सुविधा प्रदाता। 28वां प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ध्यान देना, क्या है इवेल्युएशन का पर्पज? पहला है टू लेबल चिल्ड्रेन, लेबल कभी नहीं लगाना। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु नीड रेमेडियल मेजर्स, ये बात सही है। तीसरा, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, ये बात भी सही है। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर ए प्रोडक्टिव लाइफ, ये बात भी सही है। तो अगर ये पूछता कौन सा नहीं है तो 1 नंबर आंसर हो जाता, पर इसने पूछा कौन सा उद्देश्य है, इसलिए हमको 4 में से बेस्ट आंसर छांटना होगा। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कुछ कुछ वर्ड्स, की वर्ड्स बताए हैं, उनमें एक ये भी बताया जिंदगी से जोड़ने वाली बातें। वो तो मैंने बातों में अभी बताया आपको, सबसे बेहतर होती है। प्रोडक्टिव लाइफ शब्द आ गया, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रतिपुष्टि प्रदान करने में आपका डायग्नोस भी आ गया, आपका रेमेडी भी आ गया, आपका डिफिकल्टी प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढना भी आ गया। इसलिए सही जवाब होगा
उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां हम उत्पादनशील जीवन, प्रोडक्टिव लाइफ के लिए शिक्षा को बना सकें। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ओके, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखना। 29th, अब कोई ये ना कह दे कि साहब हमको ये बताया गया सबसे बड़ा आंसर राइट होता है, हमको बताया गया डी आंसर ही राइट होता है। ऐसे बेवकूफ़ी भरे क्लू आप मत लिया करो। ओके, नेक्स्ट 29। ओके, मैच करना है। कितनी बार, कितनी दफ़ा आपको बता चुके हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकोडल, बेहतरीन शब्द। इंटर डिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर और इंटर आपको पता है ना, हमें इन शब्दों से प्यार है। हमने कितनी बार आपको बताया है अंतर, इतर, इंटर। इंटर का मतलब दूसरों के साथ बाहर, इंट्रा का मतलब अंदर। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न था, ठीक है ना। यहीं पे सोच लें आप, इंटर मतलब बाहर, तो बाहर हिंदी में देखो आप ऐसे समझोगे। ओके, समझ लें। तो देखो, प्रोक्सिमोडिस्टल था, समीप दूराभिमुखी। पहले नर्वस सिस्टम बनता है, हार्ट बनता है। हमारे जन्म लेने के बाद पता है आपको हमने कितनी बार बोला, हमारी भुजाओं का विकास हथेलियों से पहले होता है, हथेलियों का विकास उंगलियों से पहले होता है। ये प्रोक्सिमोडिस्टल है, समीप दूराभिमुखी है, केंद्र सिराभिमुखी है। तो इसका मतलब शरीर के केंद्र से शिरों की ओर। तो एक में आ गया डी। दूसरा है सिफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर, इसमें आ गया ए। अंतर्वैयक्तिक, याद रखना, अंतर और अंतरा। अंतर्वैयक्तिक, एक बच्चे के विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अच्छा, विभिन्न बच्चे, तो ये विभिन्न बच्चे एक अलग अलग बच्चे हैं, तो अंतर्वैयक्तिक बी हो जाएगा। और अंतरावैयक्तिक एक ही बच्चे में विकास के, मतलब क्या इसका समझो आप, किसी एक बच्चे में, एक ही बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में, यानी किसी का सामाजिक विकास तीव्र हो सकता है, लेकिन उसका शारीरिक विकास हो सकता है मंदो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि शारीरिक विकास पहला होता है जो सबको निर्धारित करता है, PCSE याद है ना आपको, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो किसी का सामाजिक विकास तीव्र हो सकता है, पर इमोशनल विकास उसका इतना तीव्र नहीं हो सकता। तो एक बच्चे के अंदर की बात हो रही है, तो अंतरावैयक्तिक भिन्नता होगा ये, मतलब चौथे में सी आएगा। तो ए, माफ करें, DABC, DABC ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ओके, बात समझ में आ गई? चलिए, ध्यान है ना आपको। प्रोक्सिमोडिस्टल, इन शब्दों से आपको अच्छा नहीं लगता ये शब्द सुन के? प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है ना, सेंट्रल टू आउटवर्ड्स। सिफेलोकोडल, हेड टू टो, याद है आपको। इंटर इंडिविजुअल, ठीक है, ये है अलग अलग बच्चों में, डिफरेंट चिल्ड्रन। और इंट्रा इंडिविजुअल, सिंगल चाइल्ड, एक ही बच्चे में। आया मजा? आउटवर्ड्स, देखो सेम वर्ड्स वही हैं, मतलब ये 30 के 30 प्रश्न आप टिप्स पे करके आते हैं और हमारे स्टूडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि आप दुनिया का कोई भी ग्रुप है जिसमें बच्चे हमको नहीं जानते, आपको नहीं जानते, उनको आप सीना ठोक के बता सकते हो हम उन सर के स्टूडेंट हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं। तो मज़ा आएगा मेरे को, और आपको ये करना ही है। ओके, आखिरी प्रश्न। कितनी बार बताया, कितनी बार बोला, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। कभी आता है, एक बार आया था रीट में, अपरिष्कृत से परिष्कृत होता है, ठीक है ना। ग्रोस से फाइन होता है। कैसे होता है? ग्रोस से फाइन होता है, और ग्रोस से फाइन को ही हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। यानी बच्चा पहले, आपको पता है ना, पूरी बॉडी से रोता है, पूरी बॉडी से हंसता है। हम बड़े हो जाएं तो फिर उसके बाद हम आंखों पे गॉगल्स पहन के छुपा लेते हैं रोना और मुस्कुराना। ओके, तो ये सामान्य से विशिष्ट है। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी रात हो गई, कुत्ते भी बोलने लग गए। मैं कभी इन पे भी आऊँगा, ठीक है। किंडरगार्टन, पता है कितनी अच्छी बात है, बेसिक शिक्षा, पता नहीं हिंदी में कितना क्या, परिवीक्षित, ओहो, डेजी मोरवेन, सुपरवाइज स्टडी। तो हिंदी को भी हम इंग्लिश से पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे, सब सब चीज़ें करेंगे हम। मेन परीक्षा में आप तैयार रहें, अपने दोस्तों को सबको बुलाएं, और आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लें। इस आज के मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहें, मन लगा के, दिल लगा के। मेरे चारों वीडियोस बैक टू बैक, मेरे और वीडियोस आ रहे हैं, उनको जरूर देखना, ये सॉल्यूशन जरूर देखना, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको और बेहतर फायदा मिले। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।